अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू एक्सप्लोर डोर। आगाज़ करते हैं आज की वीडियो का, आज के टॉपिक का। आज काफ़ी दिनों के बाद आप लोगों से मुलाकात हो रही है इस आवाज़ की दुनिया में, क्योंकि मैं थोड़ा काफ़ी बिज़ी था, अपने निजी मसरूफियात थी कामों में। क्योंकि आप लोगों को पता है कि मैं टूर पे गया हुआ था साउथ अफ्रीका और तुर्की के, तो वहाँ की भी काफ़ी ज़्यादा वीडियोज़ मैंने बनाई हुई थी आप सब दोस्तों के लिए। जो जैसे ही मुझे टाइम मिल रहा है मैं आप लोगों के लिए वो अपलोड कर रहा हूँ। काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियोज़ हैं, कुछ लोगों के इंटरव्यूज़ किए हुए हैं तुर्की के, साउथ अफ्रीका के, वहाँ के हालात के बारे में, कैसे काम है, कैसे स्ट्रगल हो रही है, सब चीज़ों के बारे में इंटरव्यूज़ किए हुए हैं। तो आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे मुझे टाइम मिल रहा है मैं वो अपलोड कर रहा हूँ। तो जब से आप सब दोस्तों को पता चला है कि मैं टूर पे गया हुआ था, तो काफ़ी दोस्तों के ना मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज आए हुए थे, राब्ते में थे कि आप लोग हमें बताएं कि आपने साउथ अफ्रीका का और तुर्की का वीज़ा कैसे लिया, ठीक है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगाए। तो वो भी मैं आपको बताऊंगा, और साथ ही साथ आपको ये भी बताऊंगा कि एयरपोर्ट पे क्या क्या इमिग्रेशन सवालात करती है, क्या क्या चीज़ें पूछती है, उनके बारे में भी बताऊँगा। तो मेरे साथ रहिएगा, वीडियो एंड तक देखिएगा, इंशाल्लाह आपको फ़ायदा होगा। आपकी ज़रूरत के मुताबिक बिल्कुल वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है। और साथ ही साथ मेरा ये चैनल लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो चलते हैं डिटेल की तरफ कि तुर्की साउथ अफ्रीका का वीज़ा के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए। तो इन दोनों कंट्री के लिए तकरीबन सेम डॉक्यूमेंट्स थे, बस तुर्की के लिए पोलियो कार्ड चाहिए था, ठीक है, और साउथ अफ्रीका के लिए येलो फीवर कार्ड लगता है। ये दो चीज़ों का फ़र्क है बस। बाकी इसमें वही आपका पासपोर्ट चाहिए, 6 मंथ वैलिड होना चाहिए, आपकी 6 मंथ की बैंक स्टेटमेंट होनी चाहिए, उसके बाद आपकी जनाब बैंक मेंटेनेंस सर्टिफिकेट होना चाहिए, आपका आईडी कार्ड, आपकी ट्रैवल इंश्योरेंस, होटल रिजर्वेशन, ठीक है, और आपने अच्छा सा कवर लेटर बनाना है, अच्छा सा रिक्वेस्ट लेटर बनाना है, ठीक है। अगर आप जॉब पर्सन हो तो अपनी कंपनी से एनओसी लेटर लेके वो साथ लगाएंगे, ठीक है। अगर बिजनेसमैन है तो अपनी कंपनी का लेटर हेड पैड पे ही आप रिक्वेस्ट लेटर बनाएंगे, और ठीक है, उसके बाद ये चीज़ें हो गई मुकम्मल। इसके बाद आपने कैसे, अगर तो आप ख़ुद एफिशिएंट हैं, इस काबिल अपने आप को समझते हैं कि आप ख़ुद सब चीज़ें अरेंज कर सकते हैं, बना सकते हैं, तो वेरी वेल डन, गुड, अच्छी बात है, आप ख़ुद से कर लें। नहीं तो आप किसी भी अपने करीबी कंसल्टेंट से रब्ता कर लें जो फ़ाइल प्रिपेयर करके आपको दे दे, ठीक है। आप हमारे से भी अपनी फ़ाइल प्रिपेयर करवा सकते हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद अच्छी फ़ाइल प्रिपेयर होने से क्या होता है कि आपकी अच्छी फ़ाइल बनी होगी तो जो वीज़ा देने वाला ऑफिसर है वो सबसे पहले आपकी फ़ाइल देखता है, ठीक है, कि इस फ़ाइल में क्या कुछ है, ठीक है। उसके बाद उसकी डिसीजन होती है वो वीज़ा देगा या नहीं। तो जो लोग तुर्की जाना चाहते हैं उनके लिए मेरा ये मशवरा है, पहले कोई फ़्रेश पासपोर्ट पे भी लोगों के लग रहे हैं, लेकिन फ़्रेश पासपोर्ट पे किन लोगों के वीज़े लग रहे हैं? उन लोगों के वीज़े फ़्रेश पासपोर्ट पे लग रहे हैं जिनकी बैंक स्टेटमेंट अच्छी है, जिनकी प्रोफाइल अच्छी है, जिनकी अच्छे बिजनेस रनिंग में है, ठीक है, या कंपनी एनओसी लेटर दे रही है, जिनकी अच्छी पे है, ठीक है। उन लोगों को फ़्रेश पासपोर्ट, उसमें एज फैक्टर भी रखता है आपकी। इसमें जो आपने एक चीज़ मैं बताना भूल गया था, आपका एफआरसी लगेगा या एमआरसी। अगर आप मैरिड हो तो एमआरसी लगेगा, अनमैरिड हो तो एफआरसी लगेगा। वो मैटर करता है कि आप मैरिड हो, अनमैरिड हो, कितने बच्चे हैं, आपकी प्रॉपर्टी क्या है, ठीक है, आपके नाम भी कुछ चीज़ें हैं। उनको ये यकीन दिलाना होगा कि आप वापस आओगे, तो फर्स्ट टाइम ही वीज़ा लग जाता है तुर्की का, ठीक है। और साउथ अफ्रीका के भी ऐसे ही है। साउथ अफ्रीका थोड़ा, अभी तो ई वीज़ा शुरू हो गया है, लेकिन ई वीज़ा भी उन लोगों को मिलेगा जो ऑलरेडी ट्रैवलर हैं, जो बाहर काफ़ी ट्रैवलिंग कर चुके हैं, जिनकी अच्छी प्रोफाइल है, ठीक है, उनको मिलेगा ई वीज़ा। अदरवाइज़ साउथ अफ्रीका वीज़ा लेना भी इतना आसान नहीं है, उसके लिए भी आपकी अच्छी स्ट्रॉन्ग प्रोफाइल होनी चाहिए। वैसे जो लोग पहले तुर्की हो आए हैं या एक बार जिनका तुर्की का वीज़ा लग जाता है, तो उनको मैं मशवरा दूंगा कि तुर्की का वीज़ा लगने के बाद आप साउथ अफ्रीका का वीज़ा लेना आपके लिए आसान है, क्योंकि तुर्की एक अच्छी ट्रैवल हिस्ट्री समझा जाता है, तो आपको अच्छा बेनिफिट मिलेगा। मज़ीद इस बारे में आप लोगों को किसी भी किस्म की मेरी हेल्प चाहिए हो, किसी भी टाइप की, तो मैं आपकी हेल्प करने के लिए 24/7
रेडी हूँ। आप मुझे मेल कर सकते हैं, मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, और साथ ही साथ आप लोगों की जितनी मैं रहनुमाई कर सका वो कर दूंगा। और अब मैं आपको बताता हूँ कि इमिग्रेशन में मेरे साथ क्या क्या सवालात हुए थे। पाकिस्तान से इस्लामाबाद से मेरी फ़्लाइट थी, यहाँ मुझे उन्होंने कुछ नहीं पूछा था। लास्ट टाइम तुर्की गया था तब उन्होंने पूछा था, ठीक है। तो इस बार उन्होंने कुछ नहीं पूछा, सीधा चला गया। तुर्की एयरपोर्ट पे मुझे इमिग्रेशन ने मेरे साथ कोई सवाल जवाब नहीं किया। इमिग्रेशन जस्ट मेरे से एक उन्होंने पूछा कि आपने कोरोना वैक्सीन लगवाई है, वो सर्टिफिकेट दिखाया है, ठीक है। होटल बुकिंग भी आपको वहाँ पूछ सकते हैं, मेरे से नहीं पूछी। उसके बाद आपसे वो इंश्योरेंस पूछ सकते हैं, ठीक है, मेरे से वो भी उन्होंने नहीं पूछी। अच्छा, जब इमिग्रेशन तुर्की से मैं क्लियर करके आगे निकला तो आगे फिर उनके सिक्योरिटी के बंदे खड़े होते हैं जो आपके पासपोर्ट किसी का भी चेक कर सकते हैं। तो मेरा साउथ अफ्रीका के भी 2 वीज़े लगे हुए थे, ठीक है। तो एक पहले लगा हुआ था, उस पर ट्रैवल नहीं कर सका था। वो एक साइड से ना स्टिकर जो है थोड़ा सा चिपके होते हैं गोंद से, एक साइड से उखड़ा हुआ था। तो वो बार बार उसको देख रहा है, उनके पास एक आईना होता है, उसको बार बार ऐसे रोशनी में लगा के देख रहा है। तो वहाँ उन्होंने मतलब 10-15 मिनट लगाए चेकिंग में, लेकिन मैं आराम से खड़ा रहा, ठीक है। क्योंकि जब आप जेन्युइन तरीके से जा रहे होते हैं, आपको कोई परेशानी नहीं होती, मसला नहीं होता, आपके सब डॉक्यूमेंट्स क्लियर होते हैं, तो वैसे ही मैं भी रिलैक्स खड़ा रहा। तो उसने मुझे बाद में चेक करके दे दिया, बोला बाबा तो आप जा सकते हो। फिर मैंने अपना सामान लिया और बाहर निकल गया, ठीक है। अच्छा, तुर्की में ये है कि आप इस्तांबुल एयरपोर्ट पे उतरते हो तो इस्तांबुल एयरपोर्ट जो है ना वो सिटी से तकरीबन 45-50 मिनट की मुसाफत पे है। तकरीबन आप ये समझ लो कि 45-50 किलोमीटर दूर है। तो वहाँ निकलने साथ ही आपको टैक्सी मिल जाएंगी। टैक्सी वाले बहुत ज़्यादा किराया आपसे डिमांड करेंगे। तो आप एयरपोर्ट के नीचे जाएं, स्टेयर लगी हुई हैं, लिफ्ट लगी हुई हैं, नीचे अंडरग्राउंड पार्किंग में जाएं, वहाँ आपको बसेस मिल जाएंगी। आपका जहाँ का होटल होगा, बुकिंग होगी, आपको वो बस वालों को दिखाएंगे, वहाँ पे कैबन बना होता है, तो वो आपको उसके करीब तरीन लोकेशन की वो दे देंगे। वो 35-40 लीरा में मिल जाती है। अच्छा जी, ये तो होगी मेरी तुर्की की, ठीक है। फिर तुर्की से साउथ अफ्रीका गया, वैसे ही तुर्की एयरपोर्ट पे कुछ नहीं हुआ, सीधा साउथ अफ्रीका जी जोहान्सबर्ग एयरपोर्ट पे उतरा। अच्छा, तुर्की एयरपोर्ट पे जैसे ही मैंने वो कैमरा वगैरह लटकाया हुआ था, वहाँ जो अमले वाले थे, स्टाफ वाले थे, पूछते थे, उनको बताता था कि जी यूट्यूबर हूँ, यूट्यूब चैनल है, तो वो काफ़ी रिगार्ड करते हैं, इज़्ज़त देते हैं। उसके बाद जैसे ही साउथ अफ्रीका उतरा तो वैसे ही कैमरा मेरे हाथ में था, वीडियोस बना रहा था। तो वो इमिग्रेशन वालों ने मेरे साथ बड़ा अच्छा बर्ताव किया, उन्होंने वेलकम किया, ठीक है। एक और मेरा दोस्त आया है मेरे आने के बाद साउथ अफ्रीका के, तो वो बता रहा था कि मेरे से काफ़ी क्वेश्चनिंग हुई है, 2-3 घंटे इमिग्रेशन वालों ने मुझे रोकी रखा है। तो जब आप लीगल आ रहे हो, जेन्युइन आ रहे हो, तो अपने आप को प्रिपेयर करके आओ, वो आपसे पूछ सकते हैं। मेरे से उसने पूछा था कि आप यहाँ क्या करने आ रहे हो। मैंने कहा मैं यहाँ विजिट वीज़े पे आया हूँ, आपका कंट्री एक्सप्लोर करने आया हूँ। तो उसने मुझसे पूछा कि आप कहाँ जाओगे, तो मैंने उसको बताया कि मैं नेल्सन मंडेला के वहाँ घर जाऊँगा, यहाँ 2-3 और जगहों का बताया मैंने, ठीक है, ज़ू जाऊँगा। तो उसने बोला ठीक है। उसने मुझसे पूछा कि आप कितने दिन यहाँ स्टे करोगे, तो मैंने उसको बोला कि मेरा 10 दिन का वीज़ा है, तो मैं 8-9 दिन रहूँगा, ठीक है। उसने बोला ओके। उसने मुझे 10 दिन की एंट्री दे के जाने दिया। अच्छा, यहाँ भी आगे आ गई अब सिक्योरिटी वाले जो हैं, ठीक है, उन्होंने मुझे चेक किया, मेरे पास कुछ ऐसा था नहीं। हाँ, मैंने तुर्की से शॉपिंग की हुई थी। तो वो जनाब आ गए, वो बोलते हैं जी इनकी कोई रसीद वगैरह, कोई पर्ची, कुछ क्या आपने ये सामान ख़रीदा। मैंने कहा यार मेरे पास नहीं है। बोलते फिर आपको टैक्स लगेगा, ठीक है। असल में साउथ अफ्रीका एयरपोर्ट पे रिश्वतखोरी बहुत ज़्यादा है, ठीक है, करप्शन वहाँ बहुत ज़्यादा है। वो आपको बग़ैर कुछ लिए छोड़ते ही नहीं। खैर, हमारी बारगेनिंग शुरू होगी। मैंने उसको बोला, मैंने कहा भाई $2-4 लेना ले, मेरे पास इससे ज़्यादा नहीं है। लेकिन वो ऑलरेडी मेरे पास से चेक कर चुके थे कि इसके पास पैसे हैं। तो उसने बोला जी यार, तो आप ऑफिशियली यहाँ पे आपका जो टैक्स बनेगा वो दें, अदरवाइज़ आप $100 दें और जाएं। मैंने कहा भाई $100 तो मैं नहीं दूंगा। बहरहाल तो ऐसे ही चलता रहा, लेकिन कुल मिला के बात यह है कि $50 दे के मैंने वहाँ से जान छुड़वाई। क्योंकि एक दोस्त था तुर्की से, उसने ना मुझे कुछ अपने वो चीज़ें
साथ दी थी कि ये पाकिस्तान मेरा हैंड ओवर कर देना, उसकी वजह से जो है ना मुझे वो टैक्स पड़ गया, देना पड़ गया, अदरवाइज़ मुझे नहीं होना था। तो आप लोग भी ये सब चीज़ों के लिए प्रिपेयर होके आएँ कि आपसे हर किस्म की क्वेश्चनिंग कर सकते हैं, होटल बुकिंग पूछ सकते हैं, इंश्योरेंस पूछ सकते हैं, आपकी शो मनी पूछ सकते हैं, कितने दिन स्टे करोगे, कहाँ कहाँ घूमोगे, इन सब चीज़ों के बारे में आपको पहले सोच के रखना है, अपने माइंड को क्लियर रखना है और रिलैक्स रहना है, क्योंकि आप लीगली आ रहे हो, ठीक है। तो आपको कोई डर खौफ की बात नहीं है। बाकी वहाँ पे साउथ अफ्रीका बहुत खूबसूरत, नेचुरली ब्यूटीफुल है। तुर्की तो बहुत खूबसूरत है ही, सबको पता है, लेकिन साउथ अफ्रीका भी नेचुरली ब्यूटीफुल है। बस वहाँ पे इशू है तो वो सिक्योरिटी इशू है कि वहाँ पे सिक्योरिटी इशू बहुत ज़्यादा है। आप वैसे ही पैदल ऐसे निकल नहीं सकते जोहान्सबर्ग में। केप टाउन में फिर भी कुछ बेहतर है। तो ये थी सारी सूरत हाल। मैंने कहा आप लोग मुझे बार बार व्हाट्सएप पे मैसेज कर रहे हो, तो आप सब लोगों को एक ही बार ये सब चीज़ें बता दूं। मज़ीद आप लोगों को किसी भी किस्म की हेल्प की ज़रूरत हो, आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, मुझे मेल कर सकते हैं। मैं मेंशन दोनों चीज़ें डिस्क्रिप्शन में कर दूंगा। अगर आपको मेरी ये सब वीडियोज़, मेरी काविशें अच्छी लगें तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।